प्रॉफिट चला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जितनी लागत है उससे अगर कमा रहे हैं तो अच्छी बात है। करोड़ों का है फिर ये। कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है 1 एकड़ में और कितना का अपना टर्नओवर जा सकता है? इसमें करीबन आपका अगर पॉली हाउस वगैरह मैरीगोल्ड वगैरह है या रोज वगैरह है, लेकिन उनकी सेल्फ लाइफ नहीं है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। जैसा कि ललित जी ने बताया कि 10 दिन तक ये खराब नहीं होता। ये है एक बल्ब और ये बल्ब हमें देता है करोड़ों रुपए। विदेश से ये बल्ब आया है। 2000 रुपये से लेके 2000 तक भी बिक जाता है अगर सीजन अच्छा चल रहा है तो। और मार्केट में डिमांड है तो और भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। विदेशी फूलों की खेती अब हमारे इंडिया में भी होने लगी है और वो भी करोड़ों का मुनाफा दे रही है। और इंडिया में भी हमारे राजस्थान में होने लग गई है और राजस्थान में भी हमारे अलवर में होने लगी है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों मैं 200 किलोमीटर दूर से सिर्फ इस क्रॉप की जानकारी लेने आई हूँ और मुझे लगा मैं ही जानकारी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं डिफरेंट खेती हम लोग करते रहते हैं तो वो जानकारी मैं आप तक शेयर जरूर करती हूँ। तो ये मेरे चैनल का सेकेंड वीडियो है, बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो। दोस्तों आप चाहे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर खेती से करोड़ों का मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, सपने हमें छोटे नहीं देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। और बड़े सपने कैसे हम पूरे कर सकते हैं, वो भी खेती के माध्यम से। आज हम कहते हैं कि नहीं खेती में मुनाफा नहीं होता है, होता है दोस्तों। ज़रूरत है हमें रिसर्च करने की, नई नई फसलों की जो मार्केट में आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उनको आप सबसे पहले शुरुआत कर लीजिए, अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। ये विदेशी क्रॉप है, ये देखिए दोस्तों, विदेशी फूल। हॉलैंड में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है, वहाँ की ये मेन क्रॉप है और ये अब इंडिया में हो रही है। अगर दोस्तों आप भी एक बिजनेसमैन हैं या किसान हैं, करोड़ों का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। आप भी अगर करोड़ों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये देखिए दोस्तों, हम ये कहते हैं सब्जियों की खेती है या जो नॉर्मल फसलें होती हैं, अनाज वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें लाखों का 50,000, 60,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़े सपने हैं, बड़ा काम करना है तो ये वीडियो दोस्तों बहुत दूर से हम बनाने आए हैं सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए। तो इसके सीड से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, बीच में क्या क्या रोग आते हैं, फर्टिलाइजर वगैरह सारी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं ललित जी के पास संपूर्ण जानकारी लेने। तो नमस्कार ललित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम ललित है, मैं अलवर का रहने वाला हूँ जी। तो ललित जी, ये कौन सी जगह पे है और ये कौन सी क्रॉप है, इसके बारे में एक बार बताइए आप। ये लिलियम की क्रॉप है और ये जगह ककराड़ी गांव में हमने इसको लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अलवर में ककराली गांव में लगाया हुआ है। जी। तो ये लिली के फूलों की खेती है जी। इसके बारे में आप संपूर्ण जानकारी दीजिएगा हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं या जो भी करोड़ों का मुनाफा इस खेती में कमा रहे हैं, भारत से बाहर की ये खेती है तो इसलिए इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे अपन इस क्रॉप के बारे में कि इसके सीड कहाँ से लेते हैं। सीड्स यहीं से ही मिल जाते हैं, इंडिया से ही। इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं? हाँ जी। इंडिया में कहाँ पे? यहाँ वेंडर होते हैं, उनसे लेना पड़ता है। अच्छा जी। और सीड की प्राइस क्या रहती है मोस्टली? 15 रुपये से 35 रुपये तक। एक सीड 15 रुपये से 35 रुपये का मिलेगा? जी बिल्कुल। बहुत कॉस्टली सीड है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए होती है, ये ज़मीन कैसी है जी? ज़मीन अच्छी है जी, इसके लिए कोई ज़मीन ऐसा नहीं कि मतलब आप कहीं भी लगा सकते हो इसको। क्योंकि ये हॉलैंड की क्रॉप है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो अपने इंडिया में कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। हाँ, इंडिया में कहीं भी लगा सकते हैं, पर लगोगी सर्दियों में ही लगती है। सितंबर में आप 15 सितंबर से बाद नवंबर तक आपकी बिजाई कर सकते हो इसकी। जी, तो चलते चलते बात करते हैं ललित जी। और मिट्टी में देख पा रही हूँ, ये यहाँ की थोड़ी चिकनी मिट्टी है, उसी मिट्टी की आवश्यकता होती है या फिर किसी भी टाइप की मिट्टी में हो जाएगी? नहीं, किसी भी टाइप की मिट्टी में आप लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये बेड की मिट्टी है, किसी भी टाइप की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। ये देखिए। और पानी कैसा चाहिए होता है? पानी खारा ना हो, जो पीए TDS होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 400, 450 या 500 के बीच में हो। अच्छा, खारा पानी में नहीं होगा मतलब। तो ललित जी, पहले मुझे ये बताइए कि ये हॉलैंड की खेती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, और आप इसको कैसे मोटिवेट हुए, कैसे शुरुआत की? देखिए, मोटिवेट तो क्या कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर कुछ नई नई तकनीकें आए, नई नई चीज़ें सीखने को मिले और नई नई चीज़ों की खेती हो। ठीक है, अब धीरे धीरे इन चीज़ों में मान लो सब ये पॉली हाउस वगैरह लगाना सबने शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ें क्या है कि कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें हो रही हैं।
हम देख रहे हैं दोस्तों कि इंडिया बिल्कुल ही बदल रहा है। बाहर के विदेशों के जो फसलों की क्रॉप है वो यहाँ पे अपने इंडिया में हो रहा है बढ़ चढ़ करके, और सब मोटिवेट होकर के काम कर रहे हैं। आपको भी अगर बहुत अच्छा मुनाफा कमाना है तो इससे बेस्ट तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। और ये मेरे इस चैनल पे सिर्फ ये सेकंड वीडियो है जो मोटिवेशनल वीडियो है कि कोई भी, जैसे कोई किसान भाई है या कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस की तरह खेती को करना चाहते हैं, तो ये मेरा सेकंड वीडियो ही है जो मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगती है और अच्छे मुनाफे वाली क्रॉप लगती है, उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो लगाने का सही टाइम क्या है? इसको यहाँ पे 15 सितंबर से लेके आप नवंबर तक लगा सकते हो। नवंबर तक लगा सकते हैं। कितने दिन की ये क्रॉप होती है? ये होती है जी 90 से 120 दिन की क्रॉप होती है। मतलब जैसे अपन सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं या अनाज वर्गीय फसलें करते हैं वैसे ही हो जाती है ये? हाँ जी, नॉर्मल क्रॉप है। नॉर्मल है जी। अच्छा, जैसे अभी तरबूज खरबूज की खेती होती है या जो भी फसलें होती है, मोस्टली किसान भाई उससे करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद में प्लांटेशन करते हैं। इसमें भी इस तरीके का होता है या डायरेक्ट सीड ही लगा लेते हैं? इसका डायरेक्ट सीड आता है। डायरेक्ट सीड लगा लेते हैं। अच्छा, ये बल्ब आते हैं इनके? जी बिल्कुल। तो ललित जी, जैसे आपने बताया डायरेक्ट सीड लगा सकते हैं, तो उस टाइम कोई खाद वगैरह, स्पेशल खाद वगैरह कहीं से आता है? बेसल डोज में क्या डालते हैं आप? बेसल डोज में तो यही है कि चावल की जो भूसी होती है वो डालते हैं, सल्फर वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह और जिप्सम वगैरह डालते हैं। जी। बस जी यही ज़्यादातर यूज होता है। जैसे हर फसलों में डीएपी, यूरिया, एसएसपी, एनपीके फर्टिलाइजर वैसे कुछ? नहीं, इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा। ये चावल का दोस्तों, ये देखिए, चावल का जो छिलका होता है वो डाला जाता है इसमें। ललित जी, इसका फायदा क्या है चावल के छिलके का? कुछ नहीं है, बस थोड़ा खाद का और मिट्टी को थोड़ा हल्का करने का काम करता है। अच्छा, नमी भी इससे बनी रहती है और मल्चिंग का भी काम कर देगा। जब डिकम्पोज होगा तो फर्टिलाइजर भी बन जाता है। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सल्फर की कमी आती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फर की कमी आती है तो हम बीच बीच में 1-2 माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह का स्प्रे इसको यूज़ दे देते हैं। अच्छा। वैसी कुछ दिक्कत नहीं है। अगर पौधे के हिसाब से कुछ ज़रूरत पड़ती है जिस भी तरह की, तो हम उसको ज़रूर देते हैं ऊपर से या ड्रिप से। इसमें मल्चिंग पेपर की आवश्यकता नहीं होती क्या? नहीं, इसमें मल्चिंग पेपर की आवश्यकता नहीं होती। बेड विधि से ही करते हैं? हाँ जी। जैसे कुछ किसान भाई हैं जो कि नाली विधि से भी करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं? नहीं, वैसे करने से क्या है कि फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। मान लो जैसे एक्स्ट्रा पानी हो गया इसके ऊपर, ज़्यादा नमी आ गई तो पानी क्या है बेड से नालियों में उतरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि फंगस नहीं लगती। ये सीड आपने कितने बाय कितने पे लगा रखा है जी? ये 4x4 पे है जी। हर एक सीड 4x4 पे लगा रखा है। जी। ये दोस्तों 4-4 इंच पे लगा रखा है। ये देखिए बेड, और बेड की चौड़ाई कितनी है? लगभग 85 सेंटीमीटर। अच्छा, 3-3 ड्रिप का सेट आपने बिछा रखा है? जी बिल्कुल। ये 3 का ही रीजन क्या है, ये बताइए थोड़ा। 3 का रीज़न ये है कि हर पौधे पे अच्छी मात्रा में पानी जा सके, अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र वगैरह जो हम देते हैं वो जा सके, इसलिए 3 ये 3 जैसा लगाया मैं चारों तरफ देख रही हूँ, क्लाइमेट को आप प्रॉपर रखने के लिए ये नेट हाउस बना रखा है आपने या पॉली हाउस बना रखा है? ये नेट हाउस है जी। ठीक है, इसका क्लाइमेट हमें मतलब कि मेंटेन करने के लिए जो ऊपर साइड नेट लगाए हुए हैं, साइड में पर्दे लगवाए हैं, ठीक है, इसके हिसाब से इसका टेम्परेचर हम गिराते हैं और बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, प्रॉपर टेम्परेचर इसे आप मेंटेन कर लेते हैं। ललित जी, मुझे इसकी सेलिंग के बारे में बताइए। इतनी महंगी क्रॉप आप बता रहे हैं, सीड इतने महंगे आते हैं, लगा लिया इसको, लेकिन इसकी सेलिंग कैसे करते हैं? मार्केट कहाँ पे है इसका, वो बताइए पहले तो। देखिए, सेलिंग से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको किस तरीके से पैक करते हैं, ठीक है, और किस हिसाब से पैक करते हैं। जी बिल्कुल। पहले तो देखिए हम इस स्टिक को ऐसे काटते हैं नीचे से काटने के बाद आपको दिखा देता हूँ मैं। इधर देखिए, हम मतलब 4 से 6 इंच नीचे से हम इसको काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद कैसे इसको हम मतलब पैक करते हैं, फूल को फूल से बराबर रखते हैं, ठीक है। और इसको 10 स्टिक का हम एक बंच बनाते हैं। अच्छा, 10 स्टिक का एक बंच बनाएंगे। उसके बाद इसको फिर हम डब्बों में पैक करके गाजीपुर मंडी भेज देते हैं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली इसका मेन मार्केट है? जी बिल्कुल। प्राइस क्या रहती है सेलिंग के लिए? प्राइस कैसे निर्धारित होती है और कितने में जाता है लगभग? देखिए, लगभग तो ये है कि मतलब अगर सीज़न रहता है, शादियों के सीज़न में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बाकी अगर सीज़न नहीं है शादियों का तो थोड़ा नॉर्मल रहता है। बस ये है कि जो सीड लगाया है उसी का प्राइस मिल पाता है। और जैसे सीजन रहता है तो? सीज़न रहता है तो वो कोई चीज़ मान लो 400 रुपये की बिक रही है तो 600 रुपये 800 रुपये तक की मतलब बिकनी शुरू हो जाती है। एक एवरेज आप बताइए मुझे कि एक बंच अगर आप जाता है उसमें, जैसे ये 10 आप पैक करते हैं, तो उसकी लगभग प्राइस कितनी की मिल जाती है?
अगर SIT की मैं आपसे बात करूं तो SIT का बंच एक 400 से लेके 600 के बीच में बिकता है। अगर OT या ओरिएंटल की बात करूं तो 1000 रुपये से लेके 2000 तक भी बिक जाता है, अगर सीज़न अच्छा चल रहा है तो। और मार्केट में डिमांड है तो और भी कॉस्टली पड़ जाता है। और इसकी तो अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें सुनने में आया कि ये कस्टमर के घर पे जाके खिलता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ये बताइए। देखिए क्या है कि अगर इसको यहाँ पे खिला के अगर पैक करेंगे तो इसके जो ये पत्ते होते हैं बिल्कुल ये टूटने लगते हैं, ये टूट जाएंगे ऐसे, तो अब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर ये किसी कस्टमर को भी नहीं लगेगा, वो इसको खरीदेगा नहीं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या है, इसका प्राइस वैल्यू भी गिर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा सा इस कलर के हिसाब से काटते हैं। जैसे इस कलर में हो गया ये, थोड़ा सा इस कलर बिल्कुल। के हिसाब से इसको काटना शुरू कर देते हैं, ताकि ये कस्टमर के घर पे जाके आराम से खिले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना, परेशानी ना आए। ये इस टाइप का आप डालते हैं पैकिंग जी में। बिल्कुल। दोस्तों ये देखिए, ये लिली के फूलों की खेती की विशेषता है, इस टाइप का ये पैकिंग की जाती है। और कितने दिन बाद में ये खिलता है? ये 2 से 3 दिन में खिलना शुरू हो जाता है। 2 से 3 दिन में जी। खिलना शुरू हो जाता है। और ये लगभग 10 से 15 दिन कस्टमर के घर पे चलता है। मतलब जैसे रोज का फ्लावर है वो 2 से 3 दिन में सिकुड़ जाता है, जी। ये जल्दी नहीं सिकुड़ता। नहीं, ये कम से कम 10 से 15 दिन तक खिला रहेगा, आपके घर में महकता रहेगा और खिला रहेगा। अच्छा, खुशबू भी आती है जी इसमें? बिल्कुल। मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे अभी वो पिंक कलर का था, ये रेड कलर का है और ये वाइट कलर का है, तो इसमें कलर क्या है, कितने टाइप का आता है ये? देखिए कोई कलर, वैरायटी है अलग अलग? हाँ जी। अब इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे 5 वैरायटियाँ लगाई हुई है, बिल्कुल। और 5 वैरायटियों में हमने 5 कलर लगाए हैं। जैसे वाइट हो गया, पिंक हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ठीक है जी, ये ऑरेंज हो गया। हमने ये 5 कलर मतलब चूज़ किए मार्केट के हिसाब से, और इसी हिसाब से हमारी हार्वेस्टिंग होती है। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर क्या है कि OT है, इसमें खुशबू आती है, महकता है ये। और एक जो मैं रेड कलर का ले रहा था, आपने देखा होगा, वो SIT का है, उसमें कोई खुशबू नहीं आती है, उसकी प्राइस वैल्यू भी कम होती है बीज की भी, और बेचने के बाद भी उसकी प्राइस वैल्यू कम ही रहती है इससे। अगर वो 400 का बिक रहा है तो ये 800 रुपये का बिकेगा या 600 रुपये का बिकेगा, तो ये रहता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ललित जी, मुझे एक बार आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि ये कितनी दूरी में आप खेती कर रहे हैं? दोस्तों ये देखिए चारों तरफ, एक बार आपने जैसे ये छोटे प्लांटेशन कर रखा है, अभी छोटी है, और ये मेरे पीछे है, ये हार्वेस्टिंग पे भी है, थोड़ी बड़ी क्रॉप भी है, तो ये कितनी दूरी में है आपका ये टोटल? ये देखिए हमने 10,000 स्क्वायर मीटर में लगा रखा है फिलहाल यहाँ पे, और इसके अंदर हमने कम से कम 2.5 लाख सीड्स लगाए हुए हैं। 2.5 लाख सीड लगाए हुए जी हैं। बिल्कुल। और मैं ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं जाऊंगी, मैं बात करूंगी टर्नओवर कितना रह जाता है लगभग? देखिए अगर मिनिमम अगर सारी चीज़ें लगा के चलें तो ये नहीं कि प्राइस वैल्यू मान लो 1000 रुपये 1200 रुपये हो रही है तो सारा मतलब ये होता है, कभी कभार ऐसा रेट मिलता है, नहीं तो बाकी 700 से 800 के बीच में ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज को मिला के लगभग कितना टर्नओवर जा सकता है? अगर एवरेज को मिलाने की बात करें तो अगर मान लो हमारा 1 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में इसकी मतलब कि इनकम जो होती है, बेनिफिट होता है, वही हमें मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1 से 1.5 करोड़ प्रॉफिट चला जाता है, प्रॉफिट चला जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, जितनी लागत है उससे अगर आप बराबर या ज़्यादा कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, करोड़ों का है फिर ये। इस क्रॉप में सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है वो बताओ मुझे आप। जैसे कोई सीरियस में ही करना चाहिए अपना वीडियो देख करके, कोई हमारा दर्शक, तो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ड्रॉबैक बताइए कि क्या समस्या ज़्यादा आ जाती है? देखिए मैं तो यही जानकारी देना चाहूँगा कि फसल अच्छी है, लगाने में कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। अगर आपको लगाना ही है तो इसका बल्ब आपको मार्केट में किसी के पास भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आजकल बहुत सी साइट ऐसी आ रही हैं, आपको कोई भी बल्ब आपको दे देगा लिलियम का, ठीक है जी। दूसरी बात, इसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसे हम आम खेती करते हैं, गेंदा लगाते हैं, या मान लो गेहूँ लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसकी जुताई करके और बेड बना के 1-1 मीटर का बेड बना के आप उसके ऊपर ड्रिप के द्वारा इससे खेती कर सकते हैं। बल्कि जितना मुझे समझ में आया है ललित जी से जो जानकारी ली है दोस्तों, मैं कहूँगी कि जो हम गुलाब की खेती करते हैं उससे तो कम डिजीज आती हैं, कम रिस्की ये क्रॉप लग रही है मुझे। जी बिल्कुल। और ललित जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, 1 एकड़ में लगभग कितने बल्ब लग जाते हैं? 1 एकड़ में लगभग 1 लाख बल्ब हम लगा सकते हैं। 1 लाख बल्ब लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। और मुझे एक बार शॉर्ट में और बताइए कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है 1 एकड़ में, और कितना का अपना टर्नओवर जा सकता है? इसमें करीबन आपका अगर पॉली हाउस वगैरह सब खर्चा लगा के चलते हो 40 से 50 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपको सीड भी आ जाएगा, पॉली हाउस भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगी, सब आ जाएगा।
ठीक है। बाकी अगर आप बेनिफिट की बात कर रहे हो तो लगभग 50 लाख के लगभग आप इससे बचा सकते हो। मतलब जो 1 एकड़ में आप जो खर्चा कर रहे हैं वो एक बार में ही आपका रिकवर हो जाएगा, जी बिल्कुल। और आगे जो कर रहे हैं वो आपका खुद का बचत ही है। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा क्रॉप है। अच्छा, इस क्रॉप की मुझे जो सबसे प्लस पॉइंट लगा दोस्तों, मैं हूँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से और अलवर डिस्ट्रिक्ट में मैं आई हूँ यहाँ पे जानकारी लेने। ये जानकारी आपको देने के पीछे जो मकसद है हमारा वो है कि जैसे फूलों की खेती हम करते हैं, गेंदा के फूलों की खेती है, मैरीगोल्ड वगैरह है या रोज वगैरह है, लेकिन उनकी सेल्फ लाइफ नहीं है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। जैसा कि ललित जी ने बताया कि 10 दिन तक ये खराब नहीं होता इसका फ्लावर, तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। मार्केट में जैसे आज प्राइस नहीं है, कल हम निकाल देंगे, परसों निकाल देंगे, अगले कस्टमर के घर पे जाकर के भी ये 10 दिन तक खिलेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से इसकी प्राइस भी अच्छी रहती है, तो ये प्लस पॉइंट बहुत अच्छा लगा ललित जी। जी बिल्कुल। ऐसा हो जाएगा ये ऐसा। ये लिली के फ्लावर्स हैं और लगता है आपके फेस ने, नोजी ने भी खा लिया लिली के flowers। और ललित जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पीछे खरपतवार है और इधर खरपतवार निकालने का कार्य चल रहा है, तो इसमें लेबर कॉस्टिंग का कितना क्या इशू रहता है? देखिए, लेबर कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 10-1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है 3 महीने में लेबर का, जिसमें आता है अपना पहले सीड लगाने का, वीडिंग निकालने का, फिर हार्वेस्टिंग का, पैकिंग का, ये सारा खर्चा मेन होता है इसमें। मतलब कि इसमें जैसे हर्बिसाइड वगैरह यूज नहीं कर सकते, सब कुछ मैनुअली काम होता है? जी मैनुअली होता है बिल्कुल, लेबर से ही होगा, कोई दवाई वगैरह यूज नहीं कर सकते घास के लिए, खरपतवार के लिए, कुछ भी। ये देखिए दोस्तों, जैसे हाथ से निकाला जा रहा है इधर, ये देखिए खरपतवार। लेबर कॉस्टिंग का तो इशू और भी ज़्यादा, जैसे कि इनका बंच बनाना है, कटिंग करनी होती है, तो इस तरीके से सारा सब कुछ मैनुअली मैनेजमेंट होता है। जी मैनुअली होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि बल्ब लगाने से लेकर वीडिंग निकालना और दूसरी बात हार्वेस्टिंग करना और पैकिंग करना, ठीक है, ये सब लेबर से ही होता है। कोई मशीन वगैरह या किसी तरीके से यहाँ पे अभी ऐसी सुविधा है नहीं, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ तो मैनुअली हाथ से ही की जाती है। बिल्कुल जी। और दोस्तों, ये क्रॉप गिरे नहीं, इसके लिए देखिए बांस बांध रखी है और बांस के थ्रू ये रस्सी बांध रखी है ताकि ये गिरे नहीं। इसमें लागत भी है और मैनेजमेंट भी है, तभी आप करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। ललित जी, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी। जैसे कोई भी दर्शक हमारा करना चाह रहा है ये खेती, तो उसका एक्सपीरियंस या फिर कहाँ से सीखे, कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली है या कैसे सीख सकते हैं? देखिए, ट्रेनिंग तो नहीं, मैं अभी जब इसमें आया था तो फ्रेशर ही था, बिल्कुल। पर मैंने अब करते करते आज 4 साल हो गए यही काम, और 4 साल से मैं बहुत सी जगहों पे भी गया हूँ, अलग अलग एरिया में मैंने ये खेती भी की है। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश भी गया हूँ, यूपी में भी किया है, हरियाणा में भी किया है, अब राजस्थान में भी कर रहा हूँ और दिल्ली में भी किया है मैंने। तो आज राजस्थान में हूँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि देखिए, आप खेती करने के लिए जगह ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी ये खेती कर सकते हो। और रही बात मेन क्लाइमेट की, क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। आप इसको सर्दी की फसल है तो सर्दी में लगाओगे तो अच्छा रहेगा, और 15 सितंबर के बाद मौसम थोड़ा चेंज होने लगता है, थोड़ी सर्दी होने लगती है और गर्मी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ट्रेनिंग करनी है या मतलब सीखना है या कुछ भी है तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, या कुछ भी हमारे से जानकारी जो होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाएँगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको ये करोड़ों का मुनाफा कमाना है, ऐसी फसलें करनी है, रिस्क कम है, अच्छा मुनाफा है, तो आप ललित जी से ज़रूर संपर्क करके यहाँ पे भी आप विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आप ज़रूर आइए। अलवर में ककराली गांव में ये है, अलवर के जस्ट बाहर ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, रोड के पास में ही है, तो आप विजिट करके यहाँ पे चेक करके जा सकते हैं, नॉलेज लेके जा सकते हैं। ये खेती नई है हमारे इंडिया में, और हमारा मकसद भी, हमारे चैनल का नाम भी इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी है। हमारा मकसद भी यही है कि हमारे इंडिया के जो फार्मर्स हैं, वो जो आज हम बात करते हैं कि मुनाफा नहीं हो रहा है या प्राइस नहीं मिल रही है, तो हम नई नई चीज़ें लाएं। उसके लिए हमने इतनी दूर आए, आपसे मिले, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, डिटेल से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मैम।